आज से 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू होने जा रहा है। ये आज से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा। इस बार सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी रखा गया है। सम्मेलन में अब तक तकरीबन 70 देशों के 3500 से ज्यादा प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण कराया है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को 3 खंडों में आयोजित किया जा रहा है। सोमवार को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो वहीं अंतिम खंड में 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 114वां दिन है। इन दिनों ये यात्रा हरियाणा में है। शनिवार को यात्रा करनाल जिले से निकलकर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हो गई। आज दिन में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को कुरुक्षेत्र में पवित्र तीर्थ स्थल ब्रह्म सरोवर पर आरती में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर करीब 1 बजे कुरुक्षेत्र के पास होगी, तो शाम को करीब 7 बजे राहुल ब्रह्म सरोवर की आरती में शामिल होंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी को अगर 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, तो इससे पहले छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाए। बता दें कि अमित शाह इन दिनों कई राज्यों के दौरे पर हैं। शाह ने पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का दौरा किया, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़ गए और इसके बाद शाह आज से आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ था। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। अब ये लड़ाई सड़क पर आ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी के सांसद और नए पार्षद राजघाट पर धरना देते नजर आए। राजघाट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे बीजेपी के तमाम पार्षदों ने जमकर नारेबाजी भी की। उत्तराखंड के जोशीमठ में अचानक आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। सीएम धामी ने जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। सीएम ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि जोशीमठ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपदा प्रबंधन के नियमों के तहत कार्य किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों को रविवार को जोशीमठ में कैंप करके स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ के 1.5 किलोमीटर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है, यानी करीब आधा जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। भूदशाव का अध्ययन करने वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में ये सिफारिश की है। समिति ने ऐसे भवनों को गिराए जाने की सिफारिश की है जो पूरी तरह से असुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर कॉलोनी खाली कराई गई है। करीब 600 परिवारों को तत्काल प्रभाव से शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ में सेना ने किराए के घरों में रहने वाले अपने जवानों को अपने कैंपों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गोवा में हैं। यहां वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि उनका संगठन ऐसे स्वयंसेवक तैयार करते हैं जो कई क्षेत्रों में देश के लिए योगदान दे सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से कोई दबाव समूह नहीं बनाना चाहता। उन्होंने कहा कि संघ पूरे देश को एकजुट करना चाहता है। लोगों से संघ में शामिल होने की अपील करते हुए भागवत ने कहा कि अगर लोग इसे दूर से देखेंगे तो उन्हें संगठन के बारे में गलतफहमियां ही होंगी। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर नशे की हालत में अभद्रता करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को पटियाला हाउस कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी की 3 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे इनकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद आरोपी शंकर मिश्रा को तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। शंकर मिश्रा के वकील ने जमानत याचिका दायर भी की है, जिस पर अदालत 11 जनवरी को सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के संविधान ही नहीं, बल्कि भारत के संविधान पर भी बुलडोजर चलाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक समय था जब अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था, लेकिन आज हमारे न्यायाधीश कहते हैं कि अदालतों को बेल देने से डर लगता है। मुफ्ती ने कहा कि मोदी सरकार ने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिन के दौरे पर कोटा जाएंगी। यहां वित्त मंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी की स्ट्रीट वेंडर, लघु उद्यमियों और पशुपालकों के लिए दशहरा मैदान में आयोजित विशाल ऋण वितरण मेला यानी क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हिस्सा लेंगी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य सड़क किनारे सामान बेचने वाले रेहड़ी पटरी वालों, डेयरी बूथ संचालकों और चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले लोगों के काम को बढ़ावा देने का है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर और कोहरे ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
एक तरफ कड़ाके की सर्दी की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है, तो दूसरी तरफ कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही हैं और ट्रेनें धीरे चल रही हैं। उधर राजधानी दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर गया है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है और कोहरे की स्थिति के साथ ही गिरते तापमान को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी दिल्ली में मौसम जो है वो अपने खुमार पर है। ठंड लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय देख सकते हैं कि दिल्ली के अक्षरधाम के पास हम एक रैन बसेरा में आए हैं और जाहिर तौर पे ठंड का प्रकोप जिस तरह से है देख सकते हैं कि जो रैन बसेरे हैं वो किस तरह से हैं, किस कंडीशन में हैं और यहाँ पे इन लोगों के लिए कुछ टीवी वगैरह और तमाम चीज़ों की व्यवस्था भी की गई है ताकि लोग इंटरटेनमेंट भी कर सकें। और जाहिर तौर पे जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उससे तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और जो ठंडी का सितम है वो अपने इस समय चरम पे है। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ 24 दिल्ली। हिमाचल में आज कैबिनेट विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री आज हिमाचल राजभवन में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे राजभवन में होगा। बताया जा रहा है कि आज सिर्फ 5 मंत्री ही शपथ लेंगे। जो लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नामों का ऐलान नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कांगड़ा से चंद्र कुमार, सोलन से कर्नल धनीराम शांडिल्य, सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, शिमला से रोहित ठाकुर, शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह और किन्नौर से जगत सिंह नेगी को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार करते हुए 26 जनवरी से 26 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने अभियान के लिए सभी 33 जिलों में कांग्रेस नेताओं के जिला कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्ति कर दी है, जिन्हें निर्देश देते हुए कहा है कि अभियान को सफल बनाने के लिए अपने गांव और ब्लॉक प्रमुख और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कोऑर्डिनेट करें। आज वॉर रूम में यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। यहाँ सीएम योगी बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आगमन से पहले प्रशासनिक महकमा तैयारी में जुट गया है। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो टेंट सिटी की तैयारियों को देखने जाएंगे। मुख्यमंत्री को 80 घाट से बोट के जरिए टेंट सिटी ले जाने की योजना है। भोपाल में अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज करणी सेना जन आंदोलन करेगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आंदोलन में पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग, जातिगत आरक्षण की पुनः समीक्षा, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध जैसी मांगों को मनवाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। करणी सेना के जन आंदोलन को देखते हुए भोपाल में आज ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आज से आगाज होने जा रहा है। ये महोत्सव आज से 14 जनवरी तक चलेगा। इसका आयोजन अहमदाबाद के साथ ही गुजरात के अन्य शहरों में होगा। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड इस आयोजन को G20 की थीम पर करने जा रहा है। लिहाजा इस बार गुजरात के आसमान में भारत के G20 प्रेसिडेंसी लोगों के आकार में विशेष पतंगे नजर आएंगी। इस समारोह में G20 देशों के पतंग उड़ाने वालों के साथ साथ दुनिया भर के अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे। दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर सफर कर रहे गंगा विलास क्रूज की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी है। इसके बाद 32 स्विस मेहमानों को लेकर आ रहा ये क्रूज आज वाराणसी पहुंचने वाला है। जल परिवहन की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा को पीएम मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। इस क्रूज को 6 जनवरी को वाराणसी पहुंचना था, मगर कोहरे की वजह से ये क्रूज 2 दिनों की देरी से वाराणसी पहुंच रहा है। क्रूज में सवार विदेशी मेहमानों का आज रविदास घाट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी वीर गार्जियन 2023 सेना अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आज जापान रवाना होने वाली है। दरअसल अगले सप्ताह जापान के हयाकुरी एयरबेस में संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 से 26 जनवरी तक ये सेना अभ्यास चलेगा। इस हवाई अभ्यास में भारत के सुखोई 30, MKI 2 C-17 और एक IL-78 विमान भाग लेंगे। इस बीच जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 4 F-2 और 4 F-15 विमानों के साथ भाग लेगी।
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते आज से एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खेलों से गुलजार होगी। ये 10 जनवरी तक चलेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिले के चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन अलग अलग खेल मैदानों के साथ ही इंडोर स्टेडियम में भी आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन और समापन समारोह के मौके पर प्रतिभागियों की तरफ से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आज से पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला शुरू होने वाला है। मेले को लेकर जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। ये मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में लग रहा है। इस बार ये मेला आज से 16 जनवरी तक चलेगा। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। गंगा सागर मेले में देश के साथ साथ विदेशों में रहने वाले हिंदू भी शामिल होते हैं। गंगा सागर मेले में सैटेलाइट फोन, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इस बार इस मेले में 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। मुंबई से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवती का शव धारावी की खाड़ी में मिला। युवती का शव मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, जिस युवती का शव मिला है उसका नाम यशोदा है, जो कई दिनों से लापता थी। वहीं लापता युवती की तलाश परिवार के लोग कई दिनों से कर रहे थे। साथ ही युवती की हत्या का आरोप किसी दूसरे समुदाय के शख्स पर लगाया गया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने मार्च निकालकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से बेहद हैरत अंगेज वारदात सामने आई है, जहां एक निजी कंपनी के पीएसओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक वन क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक 2 पीएसओ के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पीएसओ चांद को पीएसओ अर्ज कुमार ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान पीएसओ चांद की मौत हो गई। फिलहाल हत्या के आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। बिहार के सिवान से हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्रकार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल पत्रकार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, सिवान के महाराजगंज क्षेत्र के हिंदुस्तान दैनिक अखबार के वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार उर्फ राजेश अनल को अपराधियों ने मोहन बाजार के पास गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच में जुटी है। हैदराबाद से बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक कुकटपल्ली थाना अंतर्गत शांति नगर में यह हादसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बता दें कि इमारत की 4थी और 5वीं मंजिल पर स्लैब गिरने से यह दुखद हादसा हुआ। वहीं जिस दौरान यह हादसा हुआ तब मजदूर काम कर रहे थे। घटना के बाद बचाव और राहत अभियान शुरू किया गया। वहीं दर्दनाक हादसा में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग को बचा लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। गुजरात के जूनागढ़ में वन विभाग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर राष्ट्रीय उद्यान में अवैध रूप से प्रवेश और शेरों को परेशान करने का आरोप है। वहीं वन विभाग की टीम बाकी लोगों की तलाश कर रही है। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि करीब 10-12 दिन पहले वन विभाग के संज्ञान में एक वीडियो आया, जिसमें युवकों को शाम के समय शेरों को पीछा करते हुए देखा जा सकता है, जबकि किसी को अभ्यारण्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने पाया कि युवक अवैध रूप से ससनगिर में घुस गए थे और उन्होंने तलाला रेंज में शेरों का पीछा किया था। मुंबई में शनिवार रात 2 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई। ये आग अब्दुल रहमान स्ट्रीट पर लगी। अधिकारियों ने बताया कि रात 8:15 के आसपास आग लगने की घटना हुई। इमारत में आग लगने की सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर भेजा गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटने में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि पहले एक दुकान में आग लगी, जिसने 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार इलाके से दुखद घटना सामने आई है, जहां 4 मंजिला एक इमारत के भूतल का एक हिस्सा और सीढ़ी गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बता दें, जैसे ही सदर बाजार इलाके से यह घटना सामने आते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजा गया, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 लोगों को घायल के हालत में बाहर निकाला गया। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इस घटना की जाँच जारी है।
दिल्ली के भजनपुरा इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ एक लड़की ने 50 साल की बुजुर्ग महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का नाम खुर्शीदा बताया जा रहा है। वहीं जिस लड़की ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसका नाम नेहा खान बताया जा रहा है। मिली जानकारियों के मुताबिक लड़की ने 2 साल पहले घायल महिला के बेटे पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से महिला का बेटा जेल में बंद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गोली बदले की भावना से मारी गई होगी। हरियाणा के रोहतक में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 1.50 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पीजीआईएमएस के ट्रामा सेंटर के सीएमओ को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी डॉक्टर ने एक झगड़े के मामले में कोर्ट में एमएलआर के तहत जान से मारने के हमले में धारा 307 हटवाने के बदले में 2.30 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन सौदा 1.50 लाख में तय हुआ। विजिलेंस को इसकी जानकारी मिलते ही आरोपी डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है। पंजाब के फाजिल्का में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 किलो 20 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 155 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें, लीज द्वारा गांव गागन की तरफ से आ रही एक कार को रोका गया, तो कार में 2 प्लास्टिक के गट्टे चेक करने पर दोनों में से 29 पैकेट हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक फेसिंग में पाइप के जरिए इस हेरोइन की खेप को मंगवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। राजकोट में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। टीम इंडिया ने करो या मरो के इस मुकाबले में पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। इसके जवाब में श्रीलंका टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 137 रनों पर ही ढेर हो गई। भारत के लिए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान सूर्या ने 7 चौके और 9 छक्के जड़े। वहीं गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल और उमरान मलिक ने 2-2 विकेट चटकाए।